बहुत खूबसूरत राइटिंग है आपकी तो। अरे सर लिखने बैठ के लिखते तो और अच्छा लिखते हैं। हाँ। किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। तीनों करने का मौका मिला। कितनी अब क्या मैं कितनी वीडियो बनाए हैं कि हाथ नहीं है तो ये कैसे माइक उठा लिया, ऐसे लोग कहते हैं माइक उठा लिया, कैसे पढ़ने लगा, कैसे लिखने लगा। कि 100% का मतलब कि जीती जागती एक लाश हो तुम, और कुछ नहीं है। कि यूपी से लेके पंजाब तक जाता है मेरा इंटरव्यू कर दे, लेकिन बताता नहीं है कि बेटा तुम भी अगर कल यूट्यूब पे आओगे तो एक अलग मिसाल होगा। रेलाई केंद्र हो गया है। अब सुन लीजिए सीधी सी बात, जो रेलेगा वही पत्रकार है। रेलाई मतलब क्या हुआ? अब रेलाई वही मतलब कुछ भी कह दीजिए, अरे ससुरा। मैं आपकी हालत में होता ना तो या तो मर गया होता या भिखारी अरे होता। अरे सर आप पता है, यू आर द रोल मॉडल। इन आंखों ने सिर्फ आंसू नहीं लहू भी देखे हैं सर। ऐसा ऐसा दौर आया है सर। मेरे साथ खास मेहमान हैं, जितेंद्र हैं, और ये शानदार सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं। जितेंद्र ने ग्रेजुएशन किया है और तमाम अपने साथ जो परेशानी है उसको दरकिनार किया है। आज हम लोग दिल्ली में मिल रहे हैं। जितेंद्र बनारस के रहने वाले हैं। जितेंद्र, स्वागत है नेशनल दस्तक। थैंक यू सर। मैं तो आपका मुरीद हूँ और आपने अपने चैनल पे रखा। आज से मैं और डबल ऊर्जा के साथ काम करूँगा। तो आपने ये चैनल कब बनाया, जोश एक्सप्रेस? मैं 2 साल पहले बनाया था और आज 2 साल में आपके कृपा से जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। तो किस तरह की कठिनाई सामने आती है? कठिनाई तो बहुत है सर। एक कठिनाई तो होती तब तो हम आपको गिना देते। यहाँ तो लोग कौन चाहता है, वो सिंपैथी वाला ज़माना ख़त्म हो गया है सर। कि लोग कहते थे अरे यार इस तरह से है। यहाँ तो लोगों को रौंद के अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको लोग रौंद देंगे। क्या लगता है आपको कि जितेंद्र का हाथ नहीं है तो लोग कहेगा अरे बेचारा को इसको पहले बना देंगे, न्यूज़ बना लेने तो उसके बाद मैं बनाऊँगा। कोई क्या लोग का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है फील्ड में? फील्ड में लोग का व्यवहार, अरे सर यहाँ तो लोग चाहते हैं कि भीख मांगे। हाथ कट गया तो भीख मांगे। कितनी अब क्या मैं कितनी वीडियो बनाए हैं कि हाथ नहीं है तो ये कैसे माइक उठा लिया, ऐसे लोग कहते हैं माइक उठा लिया, कैसे पढ़ने लगा, कैसे लिखने लगा। कोई सर इस दौर में अगर देखा जाए कोई ये नहीं चाहता है कि एक हाथ वाला, बिना हाथ वाला एक विकलांग व्यक्ति हमसे आगे जाए। आपके अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, बचपन से लेकर। अब बचपन से कहानी, मैं माँ बाप को दोष नहीं दूंगा सर कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं थे। मैंने 12 वर्ष तक हाथ को देखा है और मैं सम्मान व्यक्ति, आप जैसे हैं वैसे मैं भी था। कहाँ के रहने? मैं बनारस से हूँ। प्रॉपर बनारस? हाँ, पैतृक मेरा क्या होता है कि गाजीपुर है। अच्छा, पैतृक गाजीपुर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, घर पे किसानी। कितनी जमीन है? ड्राइविंग करते थे और ड्राइविंग करके हम लोग को जिलाते खिलाते थे। कभी 2 भाई हम, एक बहन हुआ करते थे, लेकिन इत्तेफाक रहा कि कक्षा 6 में पढ़ने के उपरांत 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। उसके बाद फिर क्या मतलब फिर कैसे जीवन आगे बढ़ा? नहीं, जीवन की अगर बात कर लिया जाए तो एक भाई भी था जो क्या होता है कि मेरा क्रियाक्रम सारा कुछ वही करता था। लेकिन एक दौर आया कि 1 सत्र बाद वो भी एक्सीडेंट करके मर गया। कैसे? ट्रैक्टर से, अपने ही ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके मर गया। और मरने के बाद उसके बहुत काफ़ी समस्याएं, और मेरे माँ बाप को इतनी मतलब जैसे विपत्ति का भाई में अब इकलौते हैं। बहन कितनी है? एक बहन थी, एक बहन। पिताजी अभी भी? पिताजी हैं इकलौता में। अब देखा जाए तो माँ बाप भी हार्ट के मरीज हो गए। एक विपत्ति का पहाड़ टूट गया। अब वो दौर मैं जब याद करता हूँ सर तो आंखों से आंसू नहीं, मतलब लहू बहते हैं। तो पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया आपने? पढ़ाई सर हाथ कटने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। हाथ कटने के बाद नहीं, मैट्रिक 10th किया, 12 किया, फिर गाजीपुर से। ग्रेजुएशन कहाँ से? बीएचयू से बना। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट कॉमर्स था सर। कैसा अनुभव था कॉलेज में थे? किस तरह के लोगों से, जो लोग का व्यवहार कैसा था? नहीं, लोगों का व्यवहार देखिए, कभी मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं माना सर, और ना ही मैं दिव्यांगों के साथ बैठ के पढ़ा। मैं एक सामान्य स्कूल में पढ़ा और सामान्य लोगों के साथ बैठ के, हाँ होता था जिधर जाते थे उधर लोग देखते थे। कुछ हमारे जो साथी थे, हमारे जो क्लासमेट वाले थे, कभी कुछ लोग चिढ़ाते भी थे तो कुछ लोग सहयोग भी करते थे मेरा। वो भी तो। कितना परसेंटेज स्कोर किया? क्या सर? परसेंटेज मेरा अच्छा था, कोई वो नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा सर कि लोग कहे कि नौकरी नहीं मिल पाया। नौकरी ना मिलने का कारण था कि मेरा 100% आज दिव्यांगता है। आप जानते होंगे कि 100% का मतलब कि जीती जागती एक लाश हो तुम, और कुछ नहीं है। आज भले ही मैं सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप
किसी काम के नहीं है। क्या क्या आपने सुना बाइक भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं? अब सुना ना क्या है सर, सच्चाई है। मैं बाइक से आज भी मैं बाइक चला के जाता हूँ रिपोर्टिंग करने, खुद से मैं बाइक चला के 200-300 किलोमीटर जाता हूँ सर, 50-100 नहीं 300 किलोमीटर। बनारस से मैं लखनऊ चला जाता हूँ बाइक से, और बाइक से ही सारा कुछ करता हूँ अपना, खुद से कंप्यूटर चलाना, साइकिल चलाना, लिखना पढ़ना सब कुछ इसी हाथों से करता तो हूँ। नौकरी के लिए आप एलिजिबल नहीं है किसी गवर्नमेंट जॉब? मैं अप्लाई किया सर, अप्लाई किया 65% वालों के लिए था, 100 मेरा सब कुछ। एक बार चेन्नई में मैं रेलवे के लिए डाला था, उसमें सब मेरा फाइनली होगा। तो वहाँ क्या हुआ कि अरे एक तो 60% के लिए था, आप कैसे आ गए? जब मैं एग्ज़ाम दिया तो कहा कि इसका पेपर लिखा कौन? अब मैं खुद से पेपर लिखा था, वहाँ से मुझको हटा दिया गया। और मैं क्या बताऊँ, अब दुर्भाग्य है, अब इसको दुर्भाग्य कहें कि क्या कहें, समझ में नहीं। ये यूट्यूब चैनल का आइडिया कब से आया? यूट्यूब चैनल का आइडिया सर, मैं दूसरों को देखता था, और दूसरों को देखने में कई लोग आते थे मेरा इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए आते थे। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब, जिसको मैं गुरु मानता था वो भी नहीं बताता था कि मतलब यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब पर आओगे तो तुम भी अच्छा खासा काम करो। गुरु अब मत कहो भाई, आप उसके विरोध, खुद आप विरोधी हैं, इसलिए अब लगता है कि आपसे कहना उचित नहीं होगा। मैं तो जानता भी नहीं, मैं क्यों विरोधी? नहीं, उस समाज के विरोधी हैं, इसलिए मैं किस समाज का विरोधी? नहीं, जैसे आप हमेशा संविधान की बात करते मैं हैं, मनुवाद का विरोधी, मैं किसी जाति किसी धर्म का विरोधी। ठीक है, तो उसी मनुवाद को समझ लीजिए। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, दिक्कत होगा तो है, ठीक है, बढ़िया है, उसको भी सलाम है। जो क्या होता है कि यूपी से लेके पंजाब तक जाता है मेरा इंटरव्यू कर दे, लेकिन बताता नहीं है कि बेटा तुम भी अगर कल यूट्यूब पे आओगे तो एक अलग मिसाल होगा, नहीं बताया। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोग? नहीं, बहुत अच्छा। मैं शुरुआत किया फर्स्ट टाइम, और 10 दिन के बाद मैं इंटरव्यू फर्स्ट किया था खान सर का। खान सर का जैसे ही इंटरव्यू करता हूँ बहुत तेज़ वायरल हुआ, एक दिन में 75,000 सब्सक्राइबर हुए, एक दिन में। आज कम से कम 3 लाख समथिंग सब्सक्राइबर हैं। अच्छा था, यूट्यूब से मैं वायरल हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि मैं आऊँगा तो लोग मुझे। खान सर जो पटना वाले? हाँ, खान सर पटना वाले हैं। यूपी का है वो? यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। तो आपको क्या पता चला? लोग पूछते हैं कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, इसको लेकर बड़ा सस्पेंस। नहीं, मुस्लिम है, सच्चाई है, मुस्लिम है वो। लेकिन दुर्भाग्य है सर, किसको कहा जाए। अब देखिए, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर लिया जाए सर, तो एक मुसलमान हिंदू के मंदिर में जाता है और जाके अगर एक रक्षा बांध लेता है तो चिल्लाने लगेगा हिंदू, अरे मुसलमान आ गया, मुसलमान आ गया। लेकिन वही हिंदू जाके मजार पे माथा टेकेगा, एक नहीं 100% लोग जाके माथा टेके, लेकिन कोई मुसलमान चिल्लाएगा नहीं। घर वालों का कैसा रिस्पांस है? घर वालों का देखिए, दूसरा कोई है नहीं, माँ बाप है और परिवार ही मेरा पावर है, परिवार ही मेरी कमजोरी है। घर में माँ बाप है, मेरी बीबी है, मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत खुश से। कितने साल के बच्चे हैं? एक 10 साल का लड़का है, एक 4 साल का लड़का है। मैडम क्या करती हैं? मैडम घरेलू वाइफ है। तो अब आपको यही पत्रकारिता करनी है? नहीं, देखिए, करनी पहले क्या था कि पहले भी मैं कंप्यूटर पे काम करके अपना जीवन यापन करता था, ऐसा नहीं था। लेकिन जब इस फील्ड में आया तो मुझे अच्छा लगने लगा, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगा कि चलिए लोगों की मैं आवाज़ तो बनूंगा। किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। तीनों करने का मौका मिला, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है? नहीं, लक्ष्य और एम कुछ नहीं सर। हम जानते हैं जैसे इस समाज की इतनी विडम्बना है कि जैसे आप जातिगत की बात करते हैं ना, कि जातिगत और मनवाद की बात करते हैं, इसी तरह समाज है कि दिव्यांग को आगे बढ़ने नहीं देता है, ना बढ़ने देगा। दिव्यांग नाम सुन के, विकलांग नाम सुन के ऐसे लगेगा जैसे वो जानवर हो। सीधी सी मैं बता दूं, जानवर हो। अरे हटो, उसको देखना। जो ऐसा सोचता है वो जानवर है। अब ये तो आप कह रहे हैं ना सर। कभी ऐसा महसूस होता है ग्राउंड पर, जैसे आप मुझसे मिलने आए, आज ही का दिन भर का बताइए, कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग थोड़ा सा? नहीं, महसूस क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा। अच्छा, आप देखिए, आप हमसे जुड़ेंगे, आपके इंप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि आप मेरे प्रति कितना लगाव रख रहे हैं। तो क्या समझ में आया जब आप मुझसे मिले? 3 दिन 4 दिन से हम लोग की बातचीत हो रही थी, नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ये मुझे पता था कि आप जिस दिन मिलेंगे, चलिए फ़ोन से हमारी वार्तालाप होती रही, लेकिन मुझे पता था कि जिस दिन आप मिलेंगे
उस दिन नकारेंगे नहीं मेरे किसी सवालों का जवाब देते हुए, कभी नहीं ना। जैसे आपने कह दिया कि मैं भी कर लेता हूँ आपका, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं चाहता था पहले ही से, वो आपने कह दिया। अब इससे सबसे बड़ी चीज़ कि किसी के भावनाओं को समझ लेना सर, आपने मेरी भावनाओं को समझा, इससे भी बड़ा कुछ होता है क्या? तो आपके अंदर मैंने सुना है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे मैं आपको ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए कह रहा हूँ ना कि हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं, जी। हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर हैं, ये कोई भी आदमी सबके पास है, आसानी से जी लेता है। आप मजबूत इसलिए हैं कि आप विकट परिस्थितियों में सरवाइव कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको मजबूत। तो आपके अंदर कोई अलग से भी सेंस होता है कि आप सामने वाले को भांप जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है? सेंस क्या है ना सर कि ये लोग कहते हैं ना कि पेट को ना जब रोटी की ज़रूरत होती है ना सर, तो उसकी बू सुन के वो जान जाएगा कि रोटी किधर है। ठीक है ना सर? तो ऐसा नहीं है, समाज की दृष्टि सब कुछ किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन इतने समाज से 1000 लोगों से आप तो मनीष कश्यप और खान सर वाले गिरोह में हैं, तो वो लोग नहीं, ठीक है, सबका सवाल उठ जाता है। अच्छा ये बताइए, मैं खान सर के साथ भी रहा हूँ बहुत ढंग से, मनीष कश्यप के साथ भी रहा हूँ, तो नेशनल दस्तक के साथ भी हूँ मैं। तो वो तो हम लोग के बारे में क्या राय रखते हैं? उन लोग कहते हैं क्या? हमने कभी सवालात नहीं किया, इसलिए आपसे सवालात किया था। तो मनीष कश्यप के बारे में क्या राय है? नहीं, अब मनीष कश्यप के बारे में हम क्या बताएं सर? अब जैसे देखिए, ये मत समझिए कि उनके साथ रहा हूँ तो मतलब ये चीज़ है, रहने का मतलब एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से एक होना चाहिए, लिहाजा होना चाहिए पत्रकारिता, जैसे आप एक करते हैं ना, ठीक है, हम लोग चिल्ला लेते हैं। अब बिहार की, अब सुन लीजिए, बिहार में जो रेलाई केंद्र हो गया है, अब सुन लीजिए सीधी सी बात, जो रेलेगा वही पत्रकार है। जैसे आपका एक तौर तरीका बड़ा संयम से रखते हैं, आज मैं सवाल कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, आराम से, कहीं ना चेहरे पे इंप्रेशन होता है, ना ये होता है कि अरे हटो, मतलब ये चीज़। तो मेरे बारे में कहते हैं कि ये जातिवादी है। फिर वही बात, जातिवादी कैसे कहें सर? कैसे? संविधान को मानना जातिवादी है? आप ही कहते हैं ना कि मैं संविधान को मानता हूँ, इसलिए मैं आपका फैन हूँ, इसलिए मैं आपका मुरीद हूँ कि आप संविधान को मानते हैं। मुझे ना मनीष कश्यप से बहुत वो है, ना खान सर से वो है। ये लोग भी लास्ट में, आप सिख संप्रदाय नहीं सुनिए, यही लोग तो कहते हैं ना, लास्ट में कहते हैं ना कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं, लेकिन संविधान पे भरोसा है। जो लोग आप कहते हैं, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि ये अरे हमें संविधान पे भरोसा है, तो संविधान लास्ट में आएगा सर। इसलिए मैं मतलब हमेशा आपको। और ज़िंदगी में क्या तय किया आपने? ज़िंदगी में क्या तय करेंगे सर, हम क्या तय कर पाएंगे, लेकिन हाँ बस तय यही किया है कि लोग जहाँ से कहते हैं ना कि लोगों की ज़िंदगी जहाँ से ख़त्म हो गई है, वहाँ से मैंने शुरुआत किया है सर, यही तय किया है। इससे भी बड़ा कुछ तय किया जा सकता है क्या? ज़िंदगी से भी बड़ा कुछ होता है क्या? आपको क्या लगता है? ज़िंदगी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स बताया ना आपको, कॉमर्स पढ़ाई किया था जी। तो आपको तो मैथमेटिक्स अच्छे होंगे। मैं मैथमेटिक्स अच्छे क्या, ठीक थे ही थे, लेकिन जब किसी काबिल नहीं हो तो उसको क्या कहा जाए। जो स्कूल मुझे भगा देता था, जो स्कूल, कौन स्कूल भगा देता था? मतलब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज? और स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 6 में पढ़ रहा था तो हाथ कट गया, 2 साल बाद मेरा मतलब इधर उधर होता रहा, फिर मैं जाता हूँ कि मेरा एडमिशन कर लो, तो लोग मुझे भगा देते हैं, कहते हैं कि तू लिख नहीं पाएगा तो पढ़ेगा कैसे। सच्चाई है सर। उस स्कूल कैसे लिखते हैं? अभी जरा मुझे लिख के तो दिखाइए ना, कैसे लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ब्रेन जो रहता है तो लिखने में ठीक रहता है। बहुत खूबसूरत राइटिंग है आपकी तो। अरे सर, लिखने बैठ के लिखते तो और अच्छा लिखते हैं। हाँ, समझ रहे हैं सर, ये सब सारी चीज़ें रहीं। आप मैं लिखा सर, बताया आपसे ना कि लिखने में पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं काफ़ी मतलब इस तरह से वो था, और लोग बताया ना भगा देते थे। वो दिन मुझे याद है कि एक स्कूल हुआ करता था, बस यही कहा कि तुम मेरा भारत महान लिख के दिखा दो, मैं तुम्हारा एडमिशन कर दूंगा। इस हाथों में पट्टी था, कभी पैर से लिखता था तो कभी हाथ। पैर से भी लिख लेते हैं? हाँ, पैर से भी लिख लेता हूँ। दिखवाइए जरा, पैर दीजिए। ठीक है ना सर, पैर से कभी लिखता था, ये पैर सूज जाता था, तो क्या होता है कि इससे करके मैं अब उससे करने लगता था। लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं है ऐसा। भाई साहब शानदार। अच्छा, अब आदत छूट गई पैर से लिखने की? पैर से लिखने की आदत छूट गई है, ज़्यादा लिखते पैर से ही ज़्यादा लिखता था। ठीक है सर, तो मान लीजिए कि पैर से करता था, सूज जाता था,
तो अब हाथों से लिखना चालू किया और हाथ से तो शानदार राइटिंग है आप। जी, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है सर। एक समस्या थोड़ी आई है, एक समस्या कहेंगे। अब सोशल मीडिया ने समस्याएं दूर तो कर दी है। सोशल मीडिया समस्याएं दूर कर दी है सर, लेकिन अगर देखा जाए, सच में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अब लोग उसको ही फॉलो करते हैं, उसको ही देखते हैं जो रिलाई केंद्र करता है, और हम लोग से रिलाई हो नहीं पाता है। क्यों? रिलाई मतलब क्या हुआ? अब रिलाई वही मतलब कुछ भी कह दीजिए, अरे ससुरा, समझ लीजिए, बस लोग देखने लगे, अरे साला ये तो बहुत तेज है। मतलब जितना भद्दी भद्दी गाली का प्रयोग कर लीजिए, शब्द का प्रयोग कर लीजिए, ऐसा समाज बन गया है। इसलिए मैं आपको जिससे देखने लगा, हम कहें कि ये तो नहीं, कभी कहीं शब्दों में ना ससुरा कहते हैं, ना मतलब हम लोग की ज़बान में आ जाता है। सुन ले सीधी सी बात, जैसे आपने कहा कि उनके साथ रहे तो एक होता है कि साथ रहने का थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। तो मनीष बहुत गाली गलौज करते हैं। नहीं, गाली गलौज देखिए, उनका जो लिहाजा है, ये पत्रकार भी अपने आप को कहते हैं, मैं अपने आप को पत्रकार कहूँ और लिहाजा पत्रकार की गरिमा को ना समझूँ, तो उस पत्रकार का क्या मतलब है? नहीं तो होता है, जिसकी जो भाषा है उसमें, अगर मेरी भाषा भी उसी तरह की हो तो मैं उसी बिहार से आते हैं सर? हाँ, मैं बिहार से आता हूँ। इतना तो मैं जानता हूँ कि आप बिहार से आते हैं। आप कभी बोले हैं क्या बिहार में क्या सभी लोग ऐसे ही हैं? बिहार के IAS PCS अलग हैं। मुझे लगता है गाली आदमी उसी को देता है जिसको कमजोर समझता है। फिर वही बात, रवीश कुमार भी तो बिहार से ही आते हैं, अंजना ओम कश्यप भी तो बिहार से आते हैं, आप भी तो बिहार से। आप, मैंने बहुत खंगाला है सर, जीरो एकदम, जहाँ आपका जीरो था वीडियो, वहाँ से मैं संभाला, कहीं तो आपने गाली। नेशनल दस्तक को कब से देखते हैं? नेशनल दस्तक को बहुत पहले से 2016-17 से देख रहा हूँ। क्यों? नहीं, देखने का मुझे बस ये कि मैं उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, दूसरे में देखता था। अच्छा ठीक है, लेकिन जब मेरे पास सारी सुविधा, तो मैं बहुत ढंग से आपको खंगाला, बस उस शब्द का चयन देखता था कि इस बंदे में वो चयन होती कहाँ से। अब आप उस समाज की बेड़ियों को हमेशा तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें मेरा समाज आज तक बंधा है। आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, मैं आपकी हालत में होता ना तो या तो मर गया होता या भिखारी होता। अरे सर, आप पता है, यू आर द रोल मॉडल। आप इस देश में, इस दुनिया में आप रोल मॉडल हैं। कुछ नहीं, आपको लगता है ना सर, लेकिन कभी कभी ऐसा दौर भी आया कि लोग कुचलने का प्रयास किए हैं। कौन ऐसा होगा जो आपको कुचलने का प्रयास करेगा? आपको कोई कुचल पाएगा? अरे क्या लगता है आपको सर? इन आँखों ने सिर्फ आंसू नहीं, लहू भी देखे हैं सर। ऐसा ऐसा दौर आया है सर। जैसे 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 देख लीजिए, समाज की आप बात कर रहे हैं, उस समाज में जाता हूँ, कहते तो हैं लोग, जैसे कह दे, अरे मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, और जाने के बाद वही लोग धिक्कार भी देते हैं। इस तरह से जबान पे कुछ और होता है, पीछे कुछ और। जैसे आपने सुना होगा ना, मुँह में राम बगल में छुरी, वो मैंने देखा है सर। अरे ऐसे वक्त में तो लोग मिलते जुलते, अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब ना, वो तो मैं कहा ना कि 1000 लोगों से सामना होता है पर डे, तो उसमें से कुछ लोग बुरे भी मिलते हैं और कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आप देश को बताना चाहें, दुनिया भर को बताना चाहें अपने बारे में? नहीं, वाकया देखिए, बस अपने बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ, और कि भैया स्वाभिमान से समझौता मत करिए। स्वाभिमान से जिस दिन आप समझौता कर लेंगे, उस दिन दुनिया आपको पीछे कर देगी। स्वाभिमान या अभिमान? स्वाभिमान। अभिमान तो देखिए उसको हो जाता है, तो अब रावण जैसा मत बात करिए सर, कि रावण को अभिमान था, और स्वाभिमान अलग चीज़ है। जितेंद्र को सिर्फ अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया है, न करेगा। स्वाभिमान से मैं कभी खिलवाड़ नहीं करता हूँ। अगर स्वाभिमान से खिलवाड़ करता तो उसी दिन मैं किसी गुरुद्वारे के आगे होता, मंदिर के आगे होता, मस्जिद के आगे, जिस दिन मेरा दोनों हाथ कट गया था। क्या लगता है आपको? फिर ज़रूरत क्या थी मुझे मेहनत करने की? क्या लहू बहता था, फिर भी ये इन हाथों से जब मैं लिखता था तो वो किताब लहू से भीग जाती थी। वो दिन क्या मैं भूल गया हूँ क्या? बताइए, क्यों मैं पढ़ा? क्यों? पढ़ाई लिखाई बहुत लगता है आपको कि आपके लाइफ में नहीं, टर्निंग पॉइंट पढ़ाई एजुकेशन रहा? बिल्कुल सर। आज मैं अगर जितेंद्र बोल पा रहा है तो उस शिक्षा का देन है सर, शिक्षा का देन है। आज आप के सामने हूँ तो शिक्षा का देन है। अच्छा, आप नहीं जानते हैं कि भारत में एक जितेंद्र एक ऐसा है जो क्या होता है कि पत्रकारिता करने लायक बन गया। जितेंद्र के पास ऐसा है कि जिसका दोनों हाथ नहीं है। करोड़ों लोग हैं, नहीं है तो बताइए। लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाना देखिए बड़ी बात नहीं है, चलिए किसी तरह पढ़ लिया, लेकिन अपने लेकिन मुझे लगता है मीडिया में तो आप ही होंगे इकलौते। मुझे नहीं, अब देखिए, अब तो लोग कहते हैं आपका भी लमसम बहुत काफ़ी उम्र है, 40-50 के करीब है। आप तो देखे होंगे, बहुत ढंग से देखे होंगे कि
कौन आया था जो बिना हाथ का माइक लेके चिल्लाता हो? कौन आया था? किस मीडिया में देखें कि बिना दिव्यांगों को स्वीकार किया गया हो? आपको मन है कि आप टेलीविज़न चैनल में नौकरी करें? नौकरी नहीं सर, नौकरी से जलन है हमको। नौकरी कभी नहीं करेंगे, नौकरी कभी करेंगे। आप अपना यूट्यूब चैनल को ही बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, नौकरी नहीं कर, मैं ठान लिया हूँ कि बहुत बड़ा किसी नेशनल दस्तक के साथ काम करना चाहेंगे? ये तो सौभाग्य होगा, लेकिन नौकरी नहीं। काम करने की बात किया है तो करेंगे, तो लेकिन आप हमारे लिए अपने जहां आप रहते हैं उस शहर से रिपोर्टिंग कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, आपके लिए करेंगे, लेकिन और चैनल के नहीं। इसलिए कि आप के जो आज के दौर में जो चल रहा है, जो लोग नहीं समझ पाए, उन लोगों के लिए आप आईना है। अगर आज देखा जाए तो नेशनल दस्तक को देखने वाले हमें लग रहा है कि करोड़ों लोग हैं, और वही लोग देखते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा शिक्षा है, जो लोग समझता है। नहीं तो आप, मैं जानता हूँ कि नेशनल दस्तक वाले को मारने की भी धमकी दी जाती है, मारा भी जाता है, और क्या होता है कि इस माइक को देखते ही लोगों को जलन से भी होती है। नहीं होती है तो बता दीजिए, आखिर क्यों होता है? जलन का तो नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों को खुशी होती है, ये मुझे पता है। होती है ना सर, तो क्यों होती है? आपके लिए मैं काम करना चाहूँगा कभी भी, निःशुल्क, निस्वार्थ। आपके लिए नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ। आपके साथ? अरे सर, नेशनल दस्तक के साथ। नहीं, ये तो सौभाग्य होगा कि नेशनल दस्तक के साथ मैं काम करूँगा सर, ये मेरा सौभाग्य होगा। और क्या लाइफ से आपने तय लेकिन किया? आप कैसे कह दिए? आप भी तो समाज से आते हैं, वही समाज जो कभी वो समाज था मुझे धिक्कार दिया करता था। आप नौकरी कैसे हमको दे सकते हैं? मैं किस काबिल हूँ? आप किस काबिल पे और किस उस पे आपने कह दिया कि आप मेरे साथ काम करें? मैं किस काबिल हूँ? नहीं, पत्रकार के लिए सामाजिक समझ हो, पढ़ाई लिखाई हो और बोलने अच्छा आता हो, उसको मुद्दों की समझ, और वो आप में है। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं सर? नहीं तो नौकरी ना करता मैं, आराम से उत्तर प्रदेश सरकार का हो जाता कर्मचारी। नौकरी के एलिजिबिलिटी में क्या है वो तो मुझे नहीं पता। नौकरी तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वही चीज़ है। क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी इसका मतलब वो ऐसे तो नहीं? प्राइवेट भी क्या, चलिए ना कहीं दिल्ली में हमको नौकरी दिलाइए ना। देखिए, दो चीज़ें हैं जितेंद्र जी। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैं जैसे बहुत सारे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर हैं, लेकिन मैं मेडल तो नहीं जीत पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर आपके दोनों हाथ नहीं हैं, उसमें पत्रकारिता के लिए उसकी जो हाथ की ज़रूरत ही नहीं है। पत्रकारिता के लिए दिमाग की ज़रूरत है, और वो है आपके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन देखिए, पत्रकारिता की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं सर, इस लाइन में भी आप भी जानते हैं सर कि कितना टफ है। लोगों को लगता है कि यार वीडियो तो बना रहा है, लेकिन कब टाइम कहाँ होगा। जैसे आप 2 दिन से आप ही कह रहे हैं ना, मैं 2 दिन से इंतजार, 9 साढ़े 9 बजे से इंतजार करते करते अब आप मिले हैं। लेकिन दूसरा होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन नहीं, आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं। बट हमारी बातचीत ये हुई थी कि आप जब भी आए तो प्रेस क्लब के आसपास आके मुझे कॉल कर। बिल्कुल। लेकिन मेरी ये इच्छा, आपकी पहली कॉल मुझे आज दिन में 10 बजे कितने बजे आई है? 10 बजे आपने बोला, मैं 10 बजे आके कॉल कर दिया। मैं वो कॉल उठा नहीं पाया, मैंने 12 बजे आपको कॉल बैक किया। जी बिल्कुल। तो सर इसलिए कि मैं आपका फ़ैन हूँ सर, आपको देख के मैं सीखता हूँ सर, आपके शब्दों का। मेरा फैन क्यों है? इसलिए सर कि आप संविधान मैं को तो बहुत कास्टिस्ट आदमी हूँ। कास्टलिस्ट की बात नहीं है सर, आप उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिसको खुद नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो आप भी फिर आवाज़ को बढ़ाइए ना आगे। बिल्कुल सर, एकदम बढ़ाएंगे। आप आदेश करिए, आपके आदेश का मैं जितेंद्र हमेशा पालन करेगा। नहीं, आदेश नहीं, हम लोग हमें साथ मिलके इस मुल्क को बेहतर बनाना, इस समाज को बेहतर बनाना। इस भारत को आज़ाद कराने के लिए एक लोग नहीं आज़ाद कराए थे सर, 135-40 करोड़ की आबादी में शायद सभी लोग नहीं पहुँचे थे। कुछ ही लोग थे जो इस भारत को आज़ाद कराए सर, और आज कुछ ही लोग हैं जो भारत की एक एक छवि को आप जैसे लोग दर्शा भी रहे हैं कि ये है भारत की असली छवि, इसे देखो, इसे समझो, नहीं तो फिर तुम कहाँ जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता है। ये शंभू कुमार जी हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, नेतागिरी नहीं करना है सर। नेताओं से मुझे सख्त नफरत है। क्यों? सख्त नफरत है। क्यों? इसलिए सर कि नेता किसी के होते नहीं हैं, दिलासा के। अगर डेमोक्रेसी, तथा आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। अगर क्या तो आपको राजतंत्र पसंद है? राजा राजतंत्र नहीं, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र, डेमोक्रेसी तो सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन। नहीं ठीक है, लेकिन किस नेता की आप बात कर रहे हैं? हमें तो जो भी बाबा साहब नहीं संसद में आते, कानून मंत्री नहीं बनते, लालू जी नहीं आते, मायावती जी नहीं आती, मुलायम सिंह यादव नहीं आते, रामविलास पासवान नहीं आते, कर्पूरी ठाकुर नहीं आते, रामस्वरूप वर्मा नहीं आते, सुनीलाल पटेल नहीं आते, मान्यवर कांसीराम साहब नहीं आते,
तो इस देश के हजारों करोड़ लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलता। आप कैसे कह दिए कि राजनीति नेता हमें पसंद नहीं है? नहीं पसंद है सर। आज के दौर में जो राजनीति ये सब नेता जिनका मैंने नाम लिया, वो थे सर, वो थे। आज भी हैं। मैं बता दीजिए कौन है आज, जहाँ इस वक्त की बात बताइए, हमें मत जाइए। हम बीती हुई बात को चलिए ठीक है, उनका देन है कि आज मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं का देन है। लेकिन आज बताना दीजिए कौन नेता है जो हमारे काबिल बन जाए। हमारे चीज़ों, यहाँ के नेता सिर्फ अपना पेट भरते हैं और अपना 7 पीढ़ी याद दिला देते हैं कि 7 पीढ़ी सुख से खाएगी। और किसके लिए बोलते हैं? आते हैं, गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर से आता है और चिल्लाता है, भाइयों बहनों मैं तो गरीब का बेटा हूँ। आज क्या बताएं, फिर वही बात आ जाएगी, गुस्सा आने लगता है तुरंत, न पता क्यों। लेकिन आप नहीं सुनिए हमारे बतिया। कहता है गरीब का, यहाँ जो साइकिल से चलता है तो कहता है कि हाँ हम तो अमीर हैं और तुमको देंगे। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? नहीं, पार्टी से मैं किसी पार्टी का जातिगत मामला में नहीं गया, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना किसी पार्टी से मैं आता हूँ सर। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी देखिए, फिर मोदी जी अच्छे हैं, लगते तो अच्छे ही हैं। अब वो कहे कि मन की बात तो बेबी से किया जाता है। हम तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैसी लगती है? राष्ट्र बड़े पदों पर बैठे हैं। देखिए मुर्मू आज जिस वो संविधान का देन है कि आज वो बैठी हैं, नहीं तो क्या लगता है कि वो कभी बैठ पाती क्या? तो आप तो कह रहे हैं आपको पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है। पॉलिटिक्स मुझे तो अगर हम पॉलिटिक्स, हमें तो इस देश के 90-95% लोगों को जो भी मिला है वो राजनीति की वजह से। नहीं, राजनीति की वजह से मिला है, ठीक है, लेकिन राजनीति को भी समझने के लिए आपने शिक्षा लिया है तब ना समझ आए। दूसरी चीज, आज आप ग्रामीण में जाइए सर, आप देश की राजधानी में बैठे हैं ना, तो लगता है आप तो जानते हैं, आपको बताना नहीं, आप भी गांव से आते हैं, गांव को देखा होगा। लेकिन आज भी जाएंगे, आपके गांव का मुखिया चाहता है क्या? अभी एक जाके मैं वीडियो सेट कर दिया तो गांव का मुखिया में हमारे ऊपर गोली चलवाने की बात करने लगा। तो हमारी शुरुआत तो सर न्यूज़ से होती है ना, कि तुरंत गुंबज पे से होती है। न्यूज़ की क्यों नहीं बात करते हैं? न्यूज़ की बात करिए ना सर, कैसे हो जाए? मतलब ग्रामीण इलाकों में हालत खराब है सर। 0 ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं जाके करता हूँ सर, एक एक चीज़ मैं देखता हूँ। या बैठे तो सभी लोग। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री मान लिए बना दिया है तो आप पहला सुधार क्या करेंगे? फिर वही बात, अब जब हम जानते हैं कि हमको नहीं बनाया जाएगा। ये कोई नहीं जानता है, कल आपके साथ डेस्टिनी आपकी कहाँ ले जाएगी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर आप प्रधानमंत्री बनते तो पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, इस देश का सबसे अगर देखा जाए, अगर प्रधानमंत्री को देखा जाए तो ग्रामीण जब देख लेगा ना, गांव की परिस्थिति को देखेगा, गांव की परिस्थिति को सुधार दिया जाएगा, उसके बाद सब सुधार। क्या सुधार चाहते? नहीं, गांव की सुधार देखिए, गांव में आज भी लोग खाने के बगैर मर रहे हैं। भले ही 5 किलो आटा मिल रहा है, लेकिन खाने के बगैर 5 किलो में आप 1 महीने बिता देंगे, मैं 50 किलो दूंगा, 5 कुंटल दूंगा, मैं दूंगा। इतनी खेत है भगवान ने दे रखा है कि मैं दूंगा। चलिए, मैं 5 किलो नहीं 50 किलो दूंगा, 5 कुंटल दूंगा, मैं दूंगा, बिता दीजिए आप। मतलब गांव की तरफ ध्यान देना चाहते हैं? क्यों नहीं? आज शहर किससे है? गांव से है सर। आज इस शहर में बैठा हूं तो गांव की वजह से बैठा हूं। आज जितने लोग आज बड़े बने हुए हैं ना, गांव का देन है सर। गांव से लोग आते हैं, बस गांव को आप सुधार देखें। गांव में मैं चाहता हूं कि शहरीकरण ज्यादा हो, शहर बने। मेरी राय है कि गांव में भी शहर जैसी सुविधाएं हों। हाँ, ये कहेंगे तो मैं मानूंगा, लेकिन शहर जैसा ना बने। मतलब शहर में नहीं चाहिए। अरे सर, प्रदूषण, शहर का मतलब प्रदूषण थोड़ी होता है। शहर का मतलब पेड़ पौधा, बेहतर बेहतर शहर बनाया जाए। बेहतर डिजिटल शहर बनाइएगा। आप नहीं चाहते गांव में बढ़िया 5 स्टार जैसा स्कूल हो? हाँ, ये कहिए, स्कूल हो कहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहते गांव में? मैं तो चाहता हूँ कि क्या होता है, नहीं चाहते गांव में बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, गांव में 5 स्टार होटल स्कूल हो, 5 स्टार अस्पताल हो। मैं तो चाहता हूँ कि गांव का शहरीकरण हो, बेहतर गांव जो है। जैसे शहरों में हम सुविधा की वजह से आए हैं, तो आप चाह रहे हैं कि गांव रहे, हम चाहते हैं कि गांव का शहरीकरण हो। रविदास महाराज ने 500 साल पहले कहा था बेगमपुर बसो, मतलब गांव का शहरीकरण हो। बाबा साहेब गांव के शहरीकरण के पक्ष में थे, जहां सारी सुविधाएं पहुंचे, गांव शहर में कोई फर्क ही ना हो। आप क्यों चाहते कि गांव में सुविधाएं न पहुंचे, गांव बना? गांव की नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ, अब शहर जिस तरह से शहर के हालात हैं सर, गांव में आज भी आपको शुद्ध हवा मिलेगा। शहर में आज भी क्राइम ज्यादा, गांव में ज्यादा क्राइम है। शहर में लोग, गांव में नहीं है क्या? सुन तो लीजिए सर, शहर में क्राइम है तो पुलिस कार्रवाई भी होती है। इसका मतलब आप एक नॉस्टैल्जिया, मुझे लगता है, मैं भी गांव से हूं, लेकिन मैं गांव में सुरक्षित महसूस करता हूं। गांव में ज़्यादा लोग, मैं सोशल मीडिया पर हूं, गांव में पुलिस नहीं पहुंचती है, गांव में प्राइमरी हेल्थ सिस्टम नहीं है,
गांव में कंप्लेन दर्ज नहीं होता है, सुविधाएं पहुंचे और गांव का शहरीकरण हो, मतलब गांव भी शहर की तरह चकाचौंध हो, बिजली हो, पेड़ भी हो। शहर में देखिए आप जहां बैठे हुए हैं कितना पेड़ है। मैं चाहता हूं जैसे लुटियन जोन है, देश की राजधानी दिल्ली का जो लुटियन जोन है जहां तमाम सुविधाएं, ऐसा ही हर गांव में सुविधा हो। बिल्कुल सर, लेकिन क्या लगता है कि आपको हो पाएगा कभी? क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी हर गांव को गोद ले रहे हैं, उनके सांसद 5 गांव। अच्छा, जितने लोग को गोद गांव को ले, कितना विकास हो गया है सर? कभी देखे हैं जाकर आप? आपके मन में इतना राजनीति से, पॉलिटिक्स से क्यों इतना गुस्सा क्यों है? चलिए मैं उस बनारस से आता हूँ और वहीं से सभी प्रधानमंत्री आते हैं। चलिए ना देखा जाए कि डिजिटल बनारस कितना हो गया। डिजिटल कहते हैं कि स्मार्ट बनारस हो गया। कहाँ बनारस स्मार्ट हुआ? आपको गांव और शहर में 2 ऑप्शन मिले रहने का, तो कहाँ रहेंगे? गांव में रहेंगे, गांव में रहेंगे, जहाँ बिजली ना हो, पानी ना हो, शिक्षा ना हो। बिजली, यही तो दुर्भाग्य है ना सर। अपने बच्चे को आपको अमेरिका में पढ़ाने का ऑप्शन मिले और गांव में पढ़ाने का ऑप्शन मिले, तो कहाँ भेजें? गांव में देखिए, गांव अमेरिका भी पढ़ के वो गांव में आएगा, ये भी समझ लीजिए। मैं जानता हूँ अमेरिका नहीं भेजना चाहते। नहीं, अमेरिका भेजना चाहते हैं, लेकिन भारत में की सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना सर कि गांव में जब तक आप गांव की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे तो आपने अध्ययन किया है, आप छात्र, आपको पता है जो लोग बहुत पहले गांव छोड़ गए, जो लोग बहुत पहले देश छोड़ गए, वो आज ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा सुखी, ज़्यादा पावरफुल हैं। जिनको पहले अंग्रेज़ों के दौर में मजदूर बना के ले जाया गया, वो फिजी, त्रिनाद, टोबैगो सब जगह कब्जा किए, उनका वहाँ सरकार है, वहाँ वो चुने हुए हैं। जिनके बाप दादा शहरों में पहले आए, वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। ये किसने आपको समझा दिया कि गांव में रहेंगे तो ज़्यादा? नहीं, गांव में रहेंगे मतलब हम गांव को इस आपने एक जो सवालात उस पर ध्यान दीजिए। आपने सवालात किया कि आप गांव को किस तरह से देख रहे हैं, गांव और शहर में। तो हम तो चाहते हैं कि गांव अच्छा हो जाए। ये लोग नेता जो कहते हैं, नेता जिस दिन गांव पे ध्यान देना चाहेंगे, एक एक गांव का बच्चा सर, एक एक गांव का बच्चा अगर पढ़ने में सही हो जाए, उसका स्वास्थ्य सही हो जाए, तो क्या लगता है? मैं थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, हम सबको मैं बता रहा हूँ। जैसे बगल में एक देश, कहाँ घुमा रहे हैं? बगल में एक देश है चाइना, वहाँ तेजी, नेपाल भी है। तो मेरी बात वही, मैं इसलिए बहुत दूर है, नेपाल आइए ना। तो मैं बता रहा हूँ ना, जिन देशों का, वही नेपाल जो हमसे कमजोर पड़ता है। नहीं, मैं कमजोर मजबूत के लिए नहीं कर रहा, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। सवाल यह है कि जिन देशों में शहरीकरण ज़्यादा हुआ है, वहाँ के लोगों की तरक्की ज़्यादा हुई है, जैसे चीन, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों में शहरीकरण हुआ तो वहाँ ज़्यादा तरक्की हुई है। वहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं है सर, वहाँ पे जातीयता नहीं है सर। सब जगह धर्म है, जातिवाद नहीं है, लेकिन धर्म तो हर जगह। कहीं तो कुछ है ना कि नहीं है? तो गांव में अब सबसे कम जातिवाद है। गांव में देखिए, गांव में कोई किसी जाति का आदमी किसी जाति के दूसरे आदमी को मार नहीं सकता है। गांव में देखिए सच्चाई है, एक साथ लोग बैठ के खाते पीते आज भी गांव में। नहीं, ये भी सच्चाई नहीं। आप समझिए बात। आप बहुत सारे ऐसी बातें कर रहे हैं जो इस तरह से लोग कहानी फैलाए हुए हैं। कहानी की बात नहीं। कभी भी भारत में गुरु नानक साहब ने शुरुआत की थी कि सब एक साथ बैठ के खाओ, नहीं तो इस देश में सब लोगों की जाति बनी हुई थी, धर्म बना हुआ था, कौन कहाँ बैठ के खाएगा, कौन किसके साथ बैठ के बना था ना सर, आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं है सर, कुछ जगहों पे है और कुछ जगहों पे। लंबी बातचीत रही, और एक आखिरी सवाल और। वैसे तो समाज को आपको लौटाना चाहिए, आप समाज को क्या लौटाना चाहते हैं? नहीं, समाज को बस एक ही चीज़ लौटाना चाहता हूँ, दिया तो कुछ नहीं लेकिन लौटाना चाहता हूँ और कुछ कर जाना चाहता हूँ समाज के लिए। अगर आपने कह दिया कि क्या लौटाना चाहते हैं, तो समाज को मैं वो दिन लौटा देना चाहता हूँ जहाँ से लोगों को तिरस्कार मिलता है। जो तकलीफें आपने सही है, जो अपमान आपने सहा है, वो चाहते हैं कि इस देश का जो कम से कम जो डिसेबल लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके साथ कोई अमानवीय और कोई भेदभाव ना हो, बस वो लौटा देना चाहता हूँ मैं। इसलिए मैं सामान्य लोगों के साथ पढ़ाई किया, इसलिए मैं सामान्य लोगों का कंपटीशन किया, इसलिए मैं सामान्य लोगों की तरह पत्रकारिता करता हूँ, यही वजह है। तो सोचिए इस देश में भेदभाव कितना गहरा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, और दिव्यांगों के साथ जेंडर के आधार पर। कोई अगर कोई बाइसेक्सुअल है उसके साथ भेदभाव है, जाति के नाम पर भेदभाव है। तो जितेंद्र जो हैं वो भी इस स्पेशल हैं और वो दिव्यांग हैं, और उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसको उन्होंने झेला है, उसको जिया है, और उसके बाद भी उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। मैं अपने नस्ल दस्तक के तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि जोश एक्सप्रेस को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ नहीं बात। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज फिर से मैं डबल ऊर्जा के साथ काम करूंगा, क्योंकि एक सपना था आपसे मिलना। नहीं मैं नहीं, तो सच्चाई सोचिए, में- आप लोग सोचिए। इसलिए देखिए, मैं मैं आपके इसलिए कह रहा हूँ, दर्शकों को बता सोशल दूं- मीडिया जो है नहीं, उन्होंने आपके ऐसे दर्शकों को बता- हजारों करोड़ लोगों को मौका दिया है अपना हुनर दिखाने का। मोदी जी 200 करोड़ दे चाइना, लेकिन यूट्यूब दे दिया है। इस बात से आप भी अवगत हैं, बहुत भली भांति। और सलाम है कि यूट्यूब आया और गूगल आया, नहीं तो योगी जी तो हम चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं कि बेटा जाओ और चना जोर गरम चिल्ला चिल्ला के बोलो, ससुरा लो खा लो चना जोर गरम। ये तो यही चाहते हैं सर। चलिए तो चलिए, जितेंद्र बहुत पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि तकनीक मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तकनीक ने इस दुनिया के लोगों के लिए बेहतर रास्ते बनाए हैं। तकनीक ने इस दुनिया में जीवन आसान किया है। तकनीक ने आपको ज़्यादा सभ्य बनाया है। जब कैमरा नहीं था सबके हाथ में तो और क्राइम होता था, लेकिन जब से सबके हाथ में कैमरा आया है, डिजिटल मीडिया आया है, तब से तमाम तरह के क्राइमों पर अंकुश लग रहा है। लोगों को अब सोच समझ के बोलना पड़ रहा है कि पता नहीं कौन कोई कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हो। पता नहीं, मुझे बातचीत ख़त्म करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इसे ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ समय बैठे और बातचीत किए। ये मेरा सौभाग्य। इन वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और क्या ठीक लगा क्या ख़राब लगा अपने सुझाव जरूर दीजिए, और मेरे बारे में तो बिल्कुल टीका टिप्पणी कीजिए कि मुझ में और कितनी गलतियां दिख रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।